हेलो फ्रेंड्स, आज हम अर्थशास्त्र 12th क्लास का स्टार्ट करते हैं, जिसमें अर्थशास्त्र में जो आर्ट्स का स्टूडेंट जितना भी होंगे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज से आर्ट्स का 12th आर्ट्स का इस पर पढ़ाया जाएगा। तो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट वीडियो देखते हैं। इस पहले समझते हैं इकोनॉमिक्स है क्या, इसका अर्थ क्या है। तो इकोनॉमिक्स मतलब होता है अर्थशास्त्र। वो अर्थशास्त्र के बारे में हम जानते हैं। अर्थशास्त्र जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ में है पहला अर्थ का मतलब धन, शास्त्र का मतलब वैज्ञानिक अध्ययन। अर्थात अर्थशास्त्र वह शास्त्र है। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। अंग्रेजी का यह शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आइकोस, घरेलू, निक बोला गया घर में। नीमेम्ब्रेन, ये दोनों शब्द है जो ग्रीक शब्द है। इसी से इकोनॉमिक्स लिया गया है। इकोनॉमिक्स का ग्रीक शब्द यानी वो शब्द है। इसका अर्थ गृह प्रबंधन, जैसे घर का, जिसे कह सकते हैं घर का प्रबंधन। प्रत्येक गृहस्थियों का आवश्यकता असम्मिलित होती है। इसमें जितना भी गृह का है वो उनका आवश्यकता सम्मिलित होती है, परंतु उनमें संतुष्ट करने वाले अधिकतर साधन जैसे कपड़ा, भोजन, आय आदि सम्मिलित रहते हैं। जैसे में देखते हैं कपड़ा और भोजन, आय आदि और सारी है। आदि मतलब और सारी सम्मिलित होती है। इनमें सम्मिलित साधनों को धन कहा जाता है। इसमें सम्मिलित साधनों को धन कहा जाता है। धन किसे कहा जाता है? इनमें जो शामिल होते हैं उसे सम्मिलित होते हैं उसे धन कहा जाता है। प्रत्येक गृहस्थ अपने धन का उचित उपयोग इस तरह से करता है। देखते हैं किस तरह से करता है, जिसमें अपनी अधिक आवश्यकताओं का संतुष्ट कर सके। मतलब अपने आवश्यकताओं के अनुसार संतुष्ट कर सके। इस उद्देश्य से प्रयुक्त के लिए उसमें अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। जिसमें अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं किया है
वो धन को मतलब उचित उपयोग नहीं कर सकता है, और कर भी पाएगा तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उसका आर्थिक स्थिति गिरने लगेगा। इसीलिए अर्थशास्त्र पढ़ना जरूरी है। अब आगे देखते हैं अर्थशास्त्र का परिभाषा। ये जो हम पढ़ा रहे हैं सबका टेलीग्राम पे मैं नीचे उसका लिंक दे दूंगा और उसी पर PDF भेज दिया जाएगा, अभी सिर्फ समझना है। अर्थशास्त्र का परिभाषा। अर्थशास्त्र विकासशील शास्त्र है। जैसे हम कह सकते हैं कि भारत विकासशील देश है और जापान अमेरिका जो है वो विकास कर चुका है, तो उसे विकसित देश कहते हैं। जैसे वैसे ही अर्थशास्त्र है जो ये विकासशील है शास्त्र है। समय समय पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी है। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। पहला है धन से संबंधित परिभाषा, माने धन से संबंधित, धन मतलब अर्थ से संबंधित। तो इसका परिभाषा देखते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम, अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? एडम को। एडम स्मिथ ने 1776 का प्रकाशित अपनी पुस्तक का क्या नाम था? पुस्तक का नाम था एन inquiry into the natural and approach of wealth of nation में अर्थशास्त्र निम्नलिखित परिभाषा दी है। अर्थशास्त्र की इसने निम्नलिखित परिभाषा दी है, जिसमें जैसे हम देखते हैं अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति अथवा कारणों की खोज है। जैसे मैंने अभी बताया कि भारत विकासशील देश है और अमेरिका जो है वो विकसित देश है। उसी तरह से देखते हैं तो इसका आलोचना देखते हैं। इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य का कल्याण से स्थान पर सिर्फ सभी प्रकार का भौतिक वस्तुएं का अध्ययन किया जाता है। इसलिए लाइमिन स्प्रिंग मेसरिंग आदि अर्थशास्त्रियों ने इसे दुखदायी विज्ञान भी कहा है। दुखदायी विज्ञान इसे डेसिमल साइंस भी इसकी निंदा एवं आलोचना की है। इसकी निंदा और आलोचना दोनों की है। अब आगे देखते हैं। आगे है
देखते हैं और आगे भौतिक कल्याण संबंधित परिभाषा। भौतिक दूसरा नंबर है, भौतिक कल्यापन संबंधित परिभाषा मेरे यहाँ अक्षरों पे नहीं जाएगा, इसका मैं नोट टेलीग्राम पे दे दूंगा, क्योंकि हमें अच्छा नहीं चलेगा देखना, सिलेबस और समझ में आ रहा है कि नहीं वो देखना है। ये तो इन नोट्स में मैं दूंगा, वो तो क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर मेंशन ने 1890 कितना में, डॉक्टर मेंशन ने 1890 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक, डॉक्टर मेंशन ने वो भी अपना किताब प्रकाशित किए थे जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के निम्न परिभाषा है। अर्थशास्त्र जीवन के साधन व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उन भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थ का प्रतीक तथा उसका उपयोग करने से। देखते हैं आलोचना। रॉबसन ने कई कारणों से इस परिभाषा का आलोचना की है। उदाहरण के लिए पहला देखते हैं, अर्थशास्त्र में सभी मनुष्य के आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वह समाज में रहते हो या एकांक में। अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, चाहे उनमें कल्याण से वृद्धि हो अथवा ना हो। आगे देखते हैं तीसरा नंबर, दुर्लभता संबंधित परिभाषा। रॉबसन ने 1932 में वो प्रकाशित किताब की है, कितना में 1932 ईस्वी में उसने भी एक पुस्तक प्रकाशित किया जिसका नाम था एन एसे ऑन द नेशन एंड सिग्नेचर ऑफ द इकोनॉमिक साइंस। में अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधित परिभाषा दी गई है। रॉबसन के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विज्ञान उपयोगों वाले सम्मिलित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। आलोचना, इनका आलोचना देखते हैं। डर्विसन हेंचर एली अर्थशास्त्रियों ने इस परिभाषा की आलोचना करते हुए कहा, मतलब जो राइविंस नामक जिसका पुस्तक था आने से, वो रॉबसन का परिभाषा वो सुनकर
मतलब सुनकर अर्थशास्त्रियों इनके मूल निंदा को शास्त्र बना दिया है। इस मनुष्य का कल्याण और उसकी आर्थिक समस्याओं का सुलझाने से कई संबंध नहीं रखा गया है। इस अर्थशास्त्र की एक व्यवहारिक, जटिल तथा अग्रंतमक परिभाषा है। अब देखते हैं आगे। चौथा नंबर, विकासित केंद्रित परिभाषा। आधुनिक अर्थशास्त्र जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रियों का प्रोफेसर सैमुअल्सन फर्गुसन आदि के अनुसार अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अधिकतम संतुष्ट प्राप्त करने के लिए सम्मिलित साधनों के उचित प्रयोग से संबंध में रखते हैं। जैसे इसका कोई बोर्ड पर लिखने का कोई मतलब नहीं है, पूरा जा जाएगा, और इसका मैं नोट देता हूँ क्योंकि इसका तो परिभाषा में कोई लिखना है, सिर्फ आप लोग को बताना है कि कौन कैसा परिभाषा अर्थशास्त्र के दिए थे। अब अर्थशास्त्र के भाग देखते हैं। तो अर्थशास्त्र के नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा अर्थशास्त्र के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रेगनर फिंच ने 1933 ईस्वी में 1933 ईस्वी में अर्थशास्त्र के दो भागों में बांटा, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र। अब देखते हैं आगे वैश्विक अर्थशास्त्र, जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। देखते हैं अंग्रेजी भाषा की वह विशिष्ट को माइक्रो कहा जाता है। विशिष्ट को हम माइक्रो, इसे हम विशिष्ट कह सकते हैं, विशिष्ट कहते हैं। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा शब्द माइक्रोस से लिया गया है। इसका ग्रीक शब्द माइक्रो से लिया गया है। इसका अर्थ है छोटा। छोटा व्यक्तिगत अर्थशास्त्र के केवल एक अधिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक गृहस्थ की आय का अध्ययन या एक फर्म के उत्पाद का अध्ययन। प्रोफेसर बॉन्डिंग के अनुसार विशिष्ट अर्थशास्त्र में केवल फर्म एक व्यवस्थित कीमत, मजदूरी, आय, उद्योग तथा वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। अब अगला देखते हैं। अगला में है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे माइक्रो इसे भी हम वो माइक्रो था, उसका
माइक्रो, और इसका है माइक्रो 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 इकोनॉमिक्स कहते हैं। अंग्रेजी भाषा से समृष्ट को माइक्रो कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा शब्द ये लिया गया है इसी माइक्रो से, माइक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ है बड़ा। इसका अर्थ था छोटा और इसका अर्थ है बड़ा। समष्टि अर्थशास्त्र के संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के स्तर पर आर्थिक प्रक्रिया तथा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय और रोजगार और कीमत स्तर यह विषय समष्टि अर्थशास्त्र के मूलगत है। और आगे देखते हैं, विशिष्ट अर्थशास्त्र का क्षेत्र इसका विशिष्ट अर्थशास्त्र का क्षेत्र तो मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत और कीमत निर्धारण का सिद्धांत। तो चौथा है साधन कीमत का सिद्धांत। तो हम पहला देखते हैं, पहला में देखते हैं मांग का सिद्धांत। तो विशिष्ट अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि वस्तु की मांग कैसे निर्धारित होती है। इसके अंतर्गत मांग के सिद्धांत की अध्ययन किया जाता है। मतलब मांग के सिद्धांत को हम कह सकते हैं, इसमें कोई मांग की कैसे वस्तु की मांग की मतलब कोई भी वस्तु है उसका मांग का कैसे निर्धारित करें। और उत्पादन का सिद्धांत, विशिष्ट अर्थशास्त्र में उत्पादन से संबंधित का भी अध्ययन किया जाता है। यह एक फर्म विभिन्न साधनों के एकत्रित करने का उत्पादन करती है। इसके अंतर्गत उत्पादन के नियमों का अध्ययन किया जाता है। और आगे देखते हैं, कीमत निर्धारण का सिद्धांत। एक फर्म अपने उत्पादन का विभिन्न उपभोक्ताओं को किस कीमत पर बेचती है, इसका अध्ययन कीमत निर्धारण सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। इसका सिद्धांत में मांग एवं पूर्ति की दशाओं का भी विश्लेषण किया जाता है। संसाधन कीमत का सिद्धांत, किसी भी वस्तु का साधन कीमत का सिद्धांत, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए 4 साधनों का आवश्यकता होती है। 4 संसाधनों का आवश्यकता होती है: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। एक फर्म को अपना उत्पादन बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसे इन 4 संसाधनों में क्रमशः लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ बांटने का अध्ययन भी
इसी साधन कीमत का सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। इसके साधन या कारक कीमत का सिद्धांत भी कहा जाता है। विशिष्ट अर्थशास्त्र में अध्ययन के निम्न लाभ है। और बस आज की वीडियो में यही, और अगला क्लास में नेचुरल प्लान आपका स्वागत करता है और करता रहेगा।